कल हमने कुछ वे करे थे सेट के बारे में, सेट के कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। आज उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है कि कॉम्प्लीमेंट बताना हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, अगर सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, और कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाता है, यानी u माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। तो u माइनस ए यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। u यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे a जो हमारे पास सेट गिवन सेट है वो हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा दिस सेट डिफरेंस, ठीक है, दिस सेट डिफरेंस ऑफ द सेट a विद नल सेट, ठीक है। यानी एक सेट है ए और दूसरा सेट है नल सेट, तो नल सेट के साथ किसी सेट का डिफरेंस बताना है, यानी ए में से आपको नल सेट माइनस करना। नल सेट का मतलब है ए में से आपको 5 माइनस करना। तो आपके पास क्या बचेगा, ए में से जब आप नल सेट को माइनस करेंगे यानी 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा। ए 5 तो मतलब कुछ भी नहीं है, नल है वो, तो ये इक्वल टू ए के ही आ जाएगा, आपके पास वही सेट रह जाएगा, ठीक है। तो मान लिया अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 2 लिखा हुआ, तो अगर हम a माइनस 5 करेंगे तो वो भी 1 2 ही रहेगा, 1 2 माइनस 5 करोगे तो 1 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बताना हमें 1 2 3 1 2 5 डिफरेंस करना। तो अगर ये a है और ये b है तो दो सेट का जब हम डिफरेंस करते हैं तो सेट डिफरेंस क्या होता है कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a का कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, वो है a, तो c वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे आर इज द एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देयर इज द एम्प्टी सेट, दो सेट डिसजॉइंट होते हैं अगर उनका यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट, इनमें से क्या एम्प्टी होना चाहिए। डिसजॉइंट होने के लिए उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस कॉमन एलिमेंट कौन बताता है, इंटरसेक्शन बताता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी होगा। डिसजॉइंट सेट के लिए अगर दो सेट हैं हमारे पास ए और बी और उनका इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो 5 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे हमें बताना कौन से सेट डिसजॉइंट है। तो आप इनमें से इसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखो 1 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो कॉमन है इसमें, डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें भी 1 1 आ रहा, इसके अंदर 3 3 कॉमन आ गए यहाँ पे, इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो सेट हैं डिसजॉइंट कहलाएंगे इफ दे देयर इज द एम्प्टी सेट। अच्छा, वो तो वही आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, रिपीट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में द यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं उनका यूनियन हमें निकालना। तो यूनियन क्या होगा, पहले सेट का तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 5 और दूसरे सेट के जो बचे हुए हैं यानी 6 आ जाएगा। तो 1 2 5 6 यानी बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी अगर हम किन्हीं भी दो सेट का यूनियन करते हैं, अगर मान लिया ए सेट है उसमें m एलिमेंट है और एक सेट b है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसमें, बताओ मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। m या n, कब होंगे m या n, किस दोनों बराबर होंगे। अगर m की वैल्यू n के इक्वल हुई तो हमारे पास कंडीशन ये है, या तो m होंगे या n होंगे, ठीक है। इफ़
m इक्वल टू n है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो या तो m हो सकते हैं या n हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बराबर नहीं है, ठीक है, या आपसे ये कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो फिर क्या होगा? m+n। m+n। पहले वाला जो मैंने लिखा ये सही लिखा हुआ है यहाँ कि m इक्वल टू n होने से m या n होंगे? m इक्वल टू n होने से m या n नहीं होने के भाई। हाँ, इक्वल सेट होने चाहिए। अगर मान लिया एक सेट में ये एलिमेंट है और दूसरे सेट में मान लिया 4 5 6 है, ठीक है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो 3 तो आएगा नहीं, यूनियन यूनियन तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये तब होगा अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर इक्वल सेट, अगर वे इक्वल सेट हैं यानी वैल्यू सेम हो। जैसे मान लिया अगर ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 ही लिखा हुआ है, तो इनका यूनियन करेंगे हम, तब हमारे पास 3 आएगा आंसर। ठीक है, अब m की वैल्यू 3, n की वैल्यू भी 3 और यूनियन भी 3 होगा। ठीक है, यूनियन में भी 3 एलिमेंट आएंगे। लेकिन जैसे ये केस है, इस केस में सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, इस कोई भी कॉमन नहीं है, ये दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो डिसजॉइंट सेट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर डिसजॉइंट नहीं है, इक्विवेलेंट है या कोई और तरह के सेट बने हुए हैं, तो वहाँ पे अलग केस बन सकते हैं। तो ये तब होगी, मैक्सिमम का केस होता है अगर हमारे पास सेट्स जो हैं आर डिसजॉइंट, और अगर सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो मिनिमम का केस बनता है। नोट कर लो इसको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है इफ़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, दो सेट का हमें डिफरेंस करना है, a माइनस बी और b माइनस ए। ये तो हमें पता है a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये इक्वल कब हो सकते हैं ये हमें बताना। अब यहाँ पे इसने कहा इक्वल बताना। ठीक है, तो इक्वल किस केस में हो सकते हैं? तो यहाँ पे जब a और b, हाँ, यानी जब a और b इक्वल होंगे तभी ये हो सकते हैं। a और b इक्वल होने का मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन 5 होना, वो होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए सारा का सारा। बस इसमें ऑर्डर अलग है क्योंकि हाँ, तो मतलब सारा का सारा इक्वल होना चाहिए सारी चीज़ें। a और b जब इक्वल होते हैं, ठीक है, तो यानी a और b इक्वल होने का मतलब a माइनस बी जो है वो 5 होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, a माइनस बी या b माइनस ए वो भी हमारे पास 5 होना चाहिए। तो अगर a माइनस बी इक्वल दिखाना हमें b माइनस ए, तो इसके लिए दो केस है। या तो पहली कंडीशन ये है कि a जो है, वही बात ही है, एक ऐसे हम कह सकते हैं कि a और b इक्वल है, यानी a एंड b आर इक्वल सेट्स। या हम कह सकते हैं कि जो a माइनस बी है इक्वल टू है b माइनस ए के, और वो इक्वल टू है 5 के। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 5 आएगा। तो देखो इक्वल सेट जो है यहाँ पे, जैसे सैफ अली ने बताया कि 1 2 3 और 2 3 1 ऑर्डर ही चेंज है, एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट है। सी वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि इफ़ ए हैज़ 4 एलिमेंट एंड बी हैज़ 8 एलिमेंट, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं आपको ए यूनियन बी में। ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनियन होगा ए यूनियन बी अगर हम कर देंगे, तो मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे? मिनिमम कितने होंगे, एक सेट तो पूरा ही आना है। ठीक है, अगर कॉमन भी हुए सारे के सारे, तो हमारे पास मिनिमम का केस तब होता है जब हमारे पास
एक उसके सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हो, मतलब इक्वल सेट हो, या एक पूरे के पूरे को कंबाइन करके रखें। ठीक है, कोई भी बाहर ना जा रहा हो, पूरे को रखेगा, उसके अंदर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इसके चारों एलिमेंट अगर बी में हो, तो अगर ये पूरा का पूरा सबसेट हो तब भी हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, मिनिमम एलिमेंट कितने बनेंगे इसमें? 8 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही बनेंगे, तो 8 और 12 यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर में कहा कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट इस तरह से दिए, एक एलिमेंट है 5, और फिर है हमारे पास 5,5, इस तरह से है ये। ठीक है भाई, तो इसका अगर हम पावर सेट निकालते हैं, ठीक है, पावर सेट इस सुपर सेट निकालते हैं, तो बताओ कितने एलिमेंट होंगे, उसकी कार्डिनलिटी बतानी है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? अगर हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं, ए की कितनी कार्डिनलिटी है इसकी? 2 है बस। एक ये एलिमेंट है इसका, और एक ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, जो बाहर वाले कर्ली ब्रेसेस हैं वही देखेंगे, इसमें 2 कोमा लगे हुए। तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए करेंगे और उसकी कार्डिनलिटी देखेंगे, तो हमारे पास पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी हो जाएगी 2 की पावर 2, यानी 4 हो जाएगी। उसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर में कहा ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताने ए यूनियन बी में। तो इसमें देखो 1 2 3 तो आने ही है, 2 3 इसमें भी आ गया, 4 आ जाएगा इसमें, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो उसमें 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट होंगे, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें इंटरसेक्शन में पूछे हैं कितने एलिमेंट होंगे, तो कॉमन एलिमेंट है इसमें 2 3, और यहाँ पे 2 3, 2 एलिमेंट कॉमन है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस में पूछा, क्या डिफरेंस क्या होगा, 1 2 3 2 3 4 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 हो जाएगा। ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 है, वो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। 15 नंबर में देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं सेट के बारे में। तो इसमें कहा है कि इफ़ ए बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, ए के अंदर हमारे पास सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है, और बी जो है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो x जो है यहाँ पे हो गया x इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और जो c है हमारे पास, उसमें कहा इज द सेट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज एन ओड प्राइम नंबर। ये 3 सेट हमारे पास बने हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी। देखो, अगर हम बात करें ए को, अगर हम देखें तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद होगा 3 5 7 11 17 एंड सो ऑन, इस तरह से। और इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, 2 ही अकेला एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और तो कोई होता ही नहीं। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ओड ही होते हैं, 3 5 7 11 17 एंड सो ऑन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह के सेट बने। तो इसने कहा कि अगर आप बी का, और ये बी है और ये सी है, तो अगर हम बी और सी का यूनियन करेंगे तो वो ए के ही इक्विवेलेंट होगा। भाई बी और सी का यूनियन करेंगे तो ए यही आ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
तो ये हमारे पास पहले वाला सही है यहाँ पे। दूसरा कहा इसने बी एक सिंगलटन सेट है, यानी बी में एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है बी में, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अगर सी में 2 का यूनियन करते हैं तो फिर ए ही आ जाएगा, तो बस 2 ही बचा हुआ, 2 का यूनियन करने पाया जाएगा, ये भी सही है। तो डी आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये सी में इक्विवेलेंट का साइन है, ऑप्शन सी क्या है? हाँ, इक्विवेलेंट ही दिया हुआ है, ए में भी सी में भी 3 बार इक्वल लिख रखा है वो। ठीक है, वो इक्वल ही है बेसिकली। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लिख दो। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की बात होती है। ठीक है, यहाँ तो एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है इक्विवेलेंट में, तो वही है। इसमें टिल्ड का साइन नहीं बन रहा, वैसे इक्वल ही बना रखे वो। तो 16 नंबर देखो, उसमें है 2 सेट ए एंड बी कंटेन्स ए एंड बी एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। तो इसने कहा कि 2 सेट हैं, एक सेट में ए एलिमेंट है और बी सेट में, अच्छा, ए एंड बी एलिमेंट्स हैं, ये तो ये बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ए जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बी जो है उसमें बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना इफ पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स 16 मोर एलिमेंट देन दैट ऑफ बी। यानी अगर हम ए का पावर सेट निकालें और बी का पावर सेट निकालें तो दोनों में 16 का डिफरेंस है। ठीक है, ए में ए का पावर सेट 16 एलिमेंट ज़्यादा रखता है, उसकी कार्डिनलिटी 16 ज़्यादा है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी। तो देखो, अगर ए की, पहले वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 4 है तो इसके पावर सेट ऑफ ए की अगर कार्डिनलिटी देखेंगे तो हमारे पास 16 होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू 5 है। अच्छा, इसने कहा वैल्यू ऑफ बी एंड ए, पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, पहले बी की वैल्यू लिखी हुई फिर ए की, तो ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 5। ठीक है, तो इसको बी कर देते हैं, ए पावर ऑफ ए कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है भाई, 2 की पावर 5 32 होते हैं, 2 की पावर 4 16 होते हैं। देखो डिफरेंस कितना है इसमें, 16 ज़्यादा है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ऑल ऑफ द मेंशन है भी नहीं इसमें। इसका 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64 और ये होता है 128, तो ये तो 64 का डिफरेंस है, इसमें हमारे पास 4 और 8 होगा, इसमें 4 का डिफरेंस होगा, तो हमारे पास ए वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा लेट ए बी 1 2 3 4 और u जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखा हुआ इज गिवन। ठीक है, तो देखो इसने कहा है कि हमारे पास ये एक u है यहाँ पर जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं और ये a है जिसमें 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये, अगर हमारे पास a है तो ये बाहर वाला सारी की सारी चीज़ क्या है, a डैश होगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़ें, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से, ये बाहर वाला जो a डैश है, इसने कहा हमें u में से a डैश माइनस करना,
तो u में से a डैश माइनस करेंगे तो u का वो पार्ट जो a डैश में ना हो, तो a डैश में कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं है, ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंपल सी बात ये समझ लो, अगर फॉर एग्जांपल हम ये समझ लें कि u है, u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया, यहाँ तक ले लिया हमने, और a की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो a डैश क्या होता है, u माइनस a होता है, यानी u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है तो क्या होंगे 5 6 7। अब उसने कहा u माइनस के a डैश, तो u माइनस a डैश क्या होगा, यानी u के वे एलिमेंट जो a डैश में नहीं है, तो a डैश में कौन से नहीं है 1 2 3 4 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया u माइनस a डैश इक्वल टू a ही होता है, ठीक है। तो u माइनस a डैश इक्वल टू a होता है, यानी C वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आ जाए। विच सेट आर नॉट एम्प्टी, 18 नंबर में कहा कौन सा सेट इसमें से एम्प्टी नहीं है। इसने कहा कि x एक इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन है 3 से, तो 3 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, केवल इवन प्राइम नंबर 2 होता है ओनली, तो ये वाला तो हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा कहा x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड इज ओड, 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और ओड भी, 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं सब इवन ही होते हैं, ओड कोई होता ही नहीं, तो ये भी गलत है। सी में कहा x इज एन इवन नंबर एंड x प्लस 3 इज इवन, x भी एक इवन नंबर और उस इवन नंबर में अगर ओड नंबर ऐड करते हैं तो कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो ओड ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 3 ओड नंबर है, इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड होता है, इवन प्लस ओड इक्वल टू। अब नेक्स्ट में कहा कि x एक प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है और ओड है, तो ऐसा कोई नंबर है 5 से छोटा भी हो और ओड भी हो, तो ऐसा नंबर 3 है, ठीक है, 3 प्राइम नंबर भी है और ओड भी है, 5 से छोटा भी है, तो ये सेट एम्प्टी नहीं बना, ये सिंगलटन सेट बना, तो इसमें यही कहा था नॉट एम्प्टी, तो डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, डायरेक्टली हमारे पास जो सेट के ऑपरेशन थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो ये जो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन होते हैं उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड है, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन और सेट जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम से भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे दिया हुआ वो भी दिया, तो हम कुछ फॉर्मूले भी समझेंगे कि जो हमारे पास सेट थ्योरी होती है उसमें जो हमारे पास सेट बनते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। सेट के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप डिफ़ाइन करनी है तो किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे वो भी हमें समझना है, ठीक है। एक तो जितनी भी आपने बुलियन अलजेब्रा में पढ़े हैं लॉ, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे के क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास इसी तरह के हैं, अच्छा सारे क्वेश्चन ये इसी टाइप के हैं। देखो पहले तो हम थोड़े से लॉ समझते हैं जो सेट के अलजेब्रा है हमारे पास उसके, जैसे अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है ए नाम से, तो अगर ए का यूनियन करोगे आप ए के साथ, उसी सेट का उसी साथ सेट के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा, बताओ भाई। ए, वही सेट आएगा ए, और अगर उसका इंटरसेक्शन करोगे उसी के साथ तो भी हमारे पास ए ही आएगा। बुलियन में भी पढ़ा होगा आपने, प्लस या इनटू कर देते हैं तो वही होता है, इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ,
ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हम जो है यूनियन, वो एसोसिएटिव पढ़ लेते हैं मैथ में, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास ए यूनियन बी कर दो तो वो इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे और बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो वो भी हमारे पास इक्वल ही होते हैं। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या ए इंटू बी इक्वल टू, अरिथमेटिक में करते हैं बी इंटू ए। तो क्या होते हैं? कम्यूटेटिव कहलाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा एसोसिएटिव होता है, जिसमें हम इस तरह 3 सेट का यूज़ करते हैं। आइडेम्पोटेंट में एक ही सेट होता है, कम्यूटेटिव में 2 होते हैं, जो एसोसिएटिव होता है उसमें 3 सेट की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। ए और बी का यूनियन किया और जो रिजल्ट आया उसके साथ सी का यूनियन कर दिया, ये इक्वल टू होता है, ए को बाहर रख लिया, बी और सी का यूनियन। ऐसे सेम चीज़ इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ है हमारे पास, अगर हम जैसे हमने इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 3 में, यूज करते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ऑपरेशन भी अलग अलग हो जाएंगे। इनमें सेम ऑपरेशन होते थे दोनों साइड में। यहाँ पे एक तरफ यूनियन है, एक तरफ इंटरसेक्शन, एक का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी, वो यूनियन है बाहर तो यूनियन लगेगा, तो ए यूनियन बी और फिर ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर ए यूनियन सी इसके। अगर सेम चीज़ हम इंटरसेक्शन पे अप्लाई करें कि यहाँ इंटरसेक्शन कर दें, यहाँ यूनियन कर दें, तो वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, जैसे यहाँ पे किया हमने, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, तो ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव नोट। एक हमारे पास होते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे यूनियन करा और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करा तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी लॉज में हमारे पास क्या होता है, ए के साथ हम किस चीज़ का यूनियन करें कि ए ही आए। ठीक है, ए की आइडेंटिटी क्या है? ए के साथ किस चीज़ का इंटरसेक्शन करें कि ए ही आए। बताओ किसका करेंगे? एक तो हमने आइडेम्पोटेंट में पढ़ा था, वो तो ए का ही करा था, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी बतानी है हमें, तो फाई होती है। ठीक है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की तो फाई नहीं होगी, इंटरसेक्शन की बताओ। अगर ए का यूनियन फाई के साथ कर दे तो ए ही आएगा, लेकिन ए का इंटरसेक्शन अगर आप फाई के साथ कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, बताना। ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ कर देंगे तो क्या रिजल्ट होगा? फाई आएगा। फाई आएगा। तो हमें ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करें कि ए आए? ए के साथ तो कर सकते, तो ए के साथ तो कर लेंगे तो वो तो आइडेम्पोटेंट बन जाएगा जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ।
ठीक है। 1 2 3 तो हमें पता नहीं, यूनिवर्सल में तो सारा का सारा ए आ जाएगा, ठीक है। चाहे ए में कुछ भी हो वो सब यू में भी होगा, तो ए ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी देखें यूनियन वाले केस में भी, कि अगर हम ए का यूनियन करेंगे यू के साथ तो बताओ क्या आएगा, यू। यू ही आ जाएगा यहाँ पे, यू बड़ा है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये यूनियन और फाई दोनों के साथ हमारे पास आइडेंटिटी लॉ काम करते हैं इसमें। और ऐसे ही है ना, यूनियन की चीज़ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में भी काम करती है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, अगर हम बूलियन में पढ़ते हैं तो वहाँ तो ए की कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू और फाई दोनों के साथ अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में अगर हम ए का यूनियन करते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन करना हमें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। पहले तो इनको समझते हैं, ठीक है। तो ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यू आ जाएगा सर। यू आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ आ जाएंगी, ए में जो है वो भी और जो ए में नहीं है वो सारी, तो सब मिलके क्या बन जाएंगे, यूनिवर्सल। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे फाई बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब ये बताओ अगर हम यू का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट कर दें, यू में सब आ गए तो फाई बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ऐसे ही अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यू बन जाएगा, इस तरह से करेंगे। और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या बन जाता है, ए। क्या बोलते हैं इस वाले लोग को, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। सर जो यूनिवर्स होता है उसमें फाई नहीं होता क्या? फाई तो बेटा सबसेट में होता है, किसी भी सेट के का जो सबसेट बनाते हैं उसमें होता है फाई। जैसे हम कहते हैं यूनिवर्स में तो सब कुछ ही आता है, तो फिर फाई भी तो फाई नहीं आता। फाई तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ बचा ही नहीं तो उल्टे में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने बात करी थी एक कार्डिनलिटी की, कार्डिनलिटी को और क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी कुछ रूल होते हैं, जैसे मान लिया लेट कर लिया हमने एक सेट है, ए इज ए सेट हैविंग n नंबर्स या एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो भी है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है ए की कार्डिनलिटी वो क्या होगी, n होगी, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू n, ठीक है। मान लिया कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 5 3 8, ठीक है। तो n ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट मतलब दैट इज अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के, तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो अगर इन सेट के का हम यूनियन करते हैं और यूनियन की कार्डिनलिटी करेंगे तो वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल होगी।
ये हमारे पास तब होगी जैसे मान लिया हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है ये, और इसके अंदर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट है, ये ए और बी है। तो डिसजॉइंट सेट का अगर हमारे पास यूनियन करेंगे तो ये भी होगा और ये भी सारे आएंगे, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि m+n होता है, मैक्सिमम का केस हो जाता है डिसजॉइंट में। ठीक है, अब अगर हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है ये, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल सेट है, कोई भी फाइनाइट सेट है जिनमें कुछ पार्ट कॉमन भी है कुछ कॉमन नहीं है। अगर सारे ही कॉमन हो जाएंगे तो एन ए या एन बी के बराबर ही हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ पार्ट कॉमन हुआ तो हम किस तरह से यूनियन निकालेंगे, तो वो भी समझेंगे, पहले इसको नोट कर लो। सर एक बात बताना हाँ कि जैसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे ये एक सेट है और इसमें n नंबर्स हैं, तो कार्डिनैलिटी 2 की पावर n नहीं होगी? 2 की जैसे मतलब पावर आपने n पहले बेटा बताया पावर सेट में होती है। सिर्फ पावर सेट में होती होगी सर। हाँ, पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर n। नॉर्मल सेट है उसकी कार्डिनलिटी तो बस जितने उसमें नंबर होते हैं वही तो होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब देखो दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि यूनियन सर ऑफ, बस एक मिनट सर, बस बात कर रही थी। हो गया सर। यहाँ पे हमने देखा था डिसजॉइंट सेट का यूनियन, लेकिन अगर डिसजॉइंट नहीं है नॉर्मल सेट है तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, इस तरह से है हमारे पास दो सेट ए और बी। ठीक है, कार्डिनलिटी की बात ही करनी है हमें इसमें भी। ये वाला पार्ट है, इसमें 3 तरह के पार्ट हैं हमारे पास यहाँ पे एरिया। एक एरिया ये है ब्लैक कलर का, एक हमने यहाँ पे ब्लू कलर में कर दिया ये, और तीसरा एरिया हमारे पास यहाँ पे ये है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला एरिया जो ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलेंगे, ए का वो एरिया जो बी में नहीं है, ए माइनस बी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी का वो एरिया जो ए में नहीं है। और इस वाले एरिया को बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर मैं जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला था, अगर हम उस फॉर्मूले को यूज़ करें ए यूनियन बी को, और हम लिखें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो हमारे पास ये बीच वाला पार्ट 2 बार आ जाता है। ये ए वाले में भी कवर हो गया यहाँ पे पूरे में, और यहाँ पे भी हमने एन ए माइनस बी या बी माइनस ए ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, तो ये वाला एरिया 2 बार आ गया, तो इसको एक बार माइनस कर दो, हटा दो, तो एक बार जो है हमने इसको माइनस कर दिया। तो जो हमारे पास नॉर्मल सेट होते हैं उसकी जो हमारे पास कार्डिनलिटी निकालेंगे हम, ठीक है, उसके यूनियन की, तो ये कार्डिनलिटी हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस के एन ऑफ बी माइनस ए प्लस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 सेट हो जाएं, ये तो 2 सेट हैं, 3 सेट हो जाएं, तो 3 सेट में कॉमन एरिया हमारे पास इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इनका यूनियन लेना हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला एरिया है रेड कलर का, एक ये ब्लू कलर वाला एरिया, और एक ये मान लिया येलो कलर का एरिया हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये दो दो सेट में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम एन ए करेंगे तो एन ए करने में भी आएगा ये वाला एरिया, और एन सी करने में भी आएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला एरिया एन ए करने में भी आएगा, एन बी करने में भी आएगा, ये बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, और एक एरिया ऐसा है जो तीनों में आएगा, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें किस तरह से देखना है, ये वाला जो रेड कलर का एरिया है, इस एरिया को अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का है ये पूरा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो पूरा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आपको बताना है कि यूनियन बी यूनियन सी करना हमें, तो अगर आपने लिख दिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये कर दिया, तो इससे क्या हो गया हमारे पास, ये वाले जो हमारे पास थे ये तो दो दो बार ऐड हो गए, और ये वाला 3 बार ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा किस तरह से हमें कवर करना है इसको, कौन सी चीज़ हमें घटानी पड़ेगी और कौन सी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखना है कौन ये वाला एरिया, इसमें जब हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए लिखा हमने तो ए में कौन कौन से एरिया आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब हमने बी लिखा तो बी में हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब हमने सी लिखा तो हमारे पास ये और ये तीनों एरिया आ गए, ठीक है। तो बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये डबल डबल आ गए, पहले डबल वालों को माइनस कर लेते हैं। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे बेटा, ये वाला एरिया जो है ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस कर दो इसमें से, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये वाला एरिया बी और सी का, तो ये भी हमने एन बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, और ये ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास इसमें था, तो ये हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये दो दो बार आ रहा था, तो एक एक बार माइनस कर दिया, तो अब ये एक एक बार ही रह गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हो जाएगी जब हम इसको माइनस करेंगे, कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है बीच वाला, ये बीच वाला जो एरिया था ये वाला केवल, ठीक है, इतने वाला ये बोलो, ये इसके साथ भी माइनस हो गया, इसके साथ भी माइनस हो गया, इसके साथ भी माइनस हो गया, तीनों के साथ माइनस हो गया, तो ये तो 3 बार माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो जितनी बार ऐड हुआ था उतनी बार माइनस भी हो गया, तो ये तो रहा ही नहीं, ये तो रहा ही नहीं, मतलब ये इसमें से हट ही गया यहाँ पे एरिया, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो तो आया ही नहीं, अब ये एरिया रह गया हमारे पास, तो इसको हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप ये फॉर्मूला कर लेंगे तो देखो एप्टीट्यूड में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, और ये भी, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन जो हैं कर सकते हो जो हमारे पास वेन डायग्राम से रिलेटेड आते हैं, या तो आप वेन डायग्राम बना कर कर लो, या ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 सेट के लिए ये फॉर्मूले, 3 सेट के लिए ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले, इन 2 फॉर्मूले से हम जो हमारे पास वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं,
ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर समझते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे इनके। नोट कर लिया बच्चों? चलो अभी समझते हैं, पहले वे क्वेश्चन थे जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है कि एन ए इक्वल टू 20 है, एन बी 30 है और एन ए यूनियन बी 40 है। तो हमें इंटरसेक्शन बताना। तो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर यूनियन करेंगे हम दो सेट का, तो ए का प्लस बी और यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है हमारे पास इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 40, इसकी वैल्यू है हमारे पास ए की 20 और बी की है 30 माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 माइनस के 40 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन में यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो डायरेक्ट हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें। दूसरा हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर में, इसमें कहा है हमारे पास ए और बी हमारे पास सेट है। तो ए में कहा ऑल बैडमिंटन प्लेयर आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, इस तरह से कहा है। बी है कि ऑल पर्सन हु प्ले क्रिकेट आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसने कहा कि एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है एक सेट को ऑफ बैडमिंटन प्लेयर के, और वाई जो है एक सेट है जिसमें क्रिकेट प्लेयर है, और जेड एक सेट है जिसमें गुड स्पोर्ट्स पर्सन है। तो आपको इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही होगा। ठीक है, तो 3 सेट हमारे पास यहाँ पे इसने दिए हैं। एक सेट जो है एक्स नाम से है, जिसमें कहा है कि बैडमिंटन प्लेयर है, इसमें ये बैडमिंटन प्लेयर का है। ठीक है भाई, इसमें बैडमिंटन प्लेयर होगी। दूसरा हमारे पास वाई सेट है, और वाई जो है क्रिकेट प्लेयर का है। और तीसरा सेट हमारे पास जेड है, जो गुड स्पोर्ट्स पर्सन का, यानी एस लिख दिया मैंने। अब इनमें रिलेशनशिप हमें देखनी किस तरह से बनेगी। इसने कहा जितने भी बैडमिंटन प्लेयर हैं आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल बैडमिंटन प्लेयर। तो ये सारे के सारे इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, जेड के अंदर होने चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन है वे सब। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास बैडमिंटन होंगे वे सब होंगे। ऑल पर्सन हु प्ले क्रिकेट आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो जो क्रिकेट वाले वो भी गुड स्पोर्ट्स पर्सन है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं इसको कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन जो है ये हो गया, उसी के अंदर हमारे पास ये होगी। ठीक है, क्रिकेट वाले भी होंगे और हमारे पास जो है बैडमिंटन वाले भी होंगे। ये एक्स हो गया,
ये y हो गया और ये z हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप वो इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है, कि इन दोनों में भी कुछ कॉमन है या नहीं, ऐसा कुछ इसमें लिखा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें देखने कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है z कंटेन्स बोथ x एंड y। तो ये तो बिल्कुल इसी तरह से बनाया हमने कि z जो है x और y दोनों को कंटेन कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये कह रहा है z कंटेन्स x एंड y इज आउटसाइड, y आउटसाइड तो नहीं है, ये गलत है। x नहीं कंटेन कर रहा है, ये भी गलत, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भाई हमारे पास इफ एन ए इक्वल टू 10 एन बी ये 30 सी वाला 50 है। इफ ए बी सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास डिसजॉइंट है, तो कौन सा हमारे पास करेक्ट है, तो बताओ भाई। अगर हम यूनियन करेंगे ए और बी का तो वो 0 आएगा क्या, उसमें 0 एलिमेंट आएंगे क्या यूनियन करने पे ए और बी के, और बी और सी का यूनियन 0 आएगा क्या, या तीनों का यूनियन 90 आएगा क्या। बताओ। सर ऐड होगा नहीं सारा, सी लग रहा है सर। सारा ऐड होगा, तो ऐड होने पे तो 40 50 90 हो जाएंगे, उससे तो नहीं होने का, ठीक है। लेकिन डिसजॉइंट कहा इसने, क्योंकि डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट में तो होगा भाई, ठीक है। डिसजॉइंट में तो हमें वो इंटरसेक्शन वालों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इंटरसेक्शन तो उनका क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका मतलब क्या है कि डिसजॉइंट सेट के लिए अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो वो तो सिंपल ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो जो फॉर्मूला है केवल इतना ही रहेगा डिसजॉइंट सेट के लिए, ठीक है। उसमें इंटरसेक्शन वाले प्लस माइनस करने को जरूरत नहीं, तो ये सिंपल ही ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 90, तो आंसर हो जाएगा सी। डिसजॉइंट में कुछ कॉमन तो होता ही नहीं, यूनियन लिखा हुआ, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो ऑल ऑफ द मेंशन आंसर हो जाता, ठीक है। अब ये यूनियन है, यूनियन तो डिसजॉइंट में ए और बी का करेंगे तो यूनियन क्या होगा 40 होगा, ये भी ऐड हो जाएंगे, और बी और सी का करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा ए की वैल्यू 20 है, यू की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 10 है, ठीक है, और इंटरसेक्शन 5 है, तो बी की वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी बताओ भाई। देखो दो ही सेट दे रखे हैं इसमें, ए और बी, यानी 3 है, ए भी है बी भी है और सी भी है, ए बी सी भी है, और वैल्यू तो सारी दे 20 हो गई है, 20 हो जाएगी सर। 20 कैसे होगी, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसने कहा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 50 है, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो एक तो वेन डायग्राम से बना लो, क्योंकि फॉर्मूले में तो सारी वैल्यू आ नहीं रही, यहाँ पे गिवन है नहीं। तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 50 नंबर है, एक ए है, ए के साथ इंटरसेक्शन दे रखा है, बी का मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में, ए में टोटल 20 वैल्यू है, तो इधर कितनी वैल्यू बची, यहाँ पे कितनी बची 15 यहाँ है, 5 इंटरसेक्शन में टोटल 20 होगी, ठीक है। बी के अंदर कितनी वैल्यू वो हमें देनी है,
इसने कहा सी के अंदर जो है 10 वैल्यू है। अब सी कहाँ है? सी कहीं भी हो सकता है, इनमें कॉमन की बात ही नहीं है सी से, तो सी को हम अलग बना लेते हैं। यहाँ पे कोई सी है जिसमें 10 वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? 50 है। ये 3 चीज़ है इसमें, तो कितनी वैल्यू होगी? 15 5 20 और 10 30 होगी, ठीक है। ये होगी हमारे पास 30, वो 20 और 10 30 होगी। 50 में से 30 20 बची हैं बस, बाकी यहाँ पे हमारे पास 20 इधर लिख दो हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितनी होगी यहाँ पे? देखो हम 20 वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएंगी अब हमारी? 20 यहाँ पे थी, 20 ये 40 और 10 50 होगी हमारे पास टोटल। तो बी में कितनी वैल्यू होगी टोटल? 25 हो जाएगी। 25 हो जाएंगी। 25 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये सी जो है कहाँ पे रहेगा ये इसने नहीं बताया। सी भी क्या पता इनका इंटरसेक्शन बन रहा हो, पूरा क्वेश्चन नहीं है। सर यहाँ 15 होगा। 15 आएगा ना सर बी की में? 15 कैसे? हाँ सर, 15 और 5 तभी तो 20 होगा, तभी तो यूनियन 50 होगा पूरा। बेटा फिर 50 कैसे हो जाएगा पूरा? अगर यहाँ पे आप 15 लिख दोगे तो इसको 2 बार थोड़ी ऐड करोगे। 15 15 कितने हो गए? 30 5 35 और 10 45। ये तो एक ही बार तो ऐड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनियन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ए की वैल्यू ये इंटरसेक्शन की वैल्यू है 5, ठीक है। सर यूनियन में तो यूनियन जब काउंट करते हैं तो इंटरसेक्शन से मतलब नहीं, वो तो पूरा पूरा काउंट करते हैं ना, पूरा पूरा सर्कल लेते हैं ना। अरे यूनियन काउंट तो इसको 2 बार थोड़ी लेगा, ये फॉर्मूला नहीं होता, माइनस नहीं करते उसको, पूरे को करेगा। अगर ये 20 ले ली, ये नहीं सर, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तो पूरे ए के गोले को लेगा प्लस पूरा बी का, उसको इंटरसेक्शन से क्या मतलब? ये तो जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल तो पूरे को लेगा, सारे ए बी और सी क्या है उसको लेगा ना। और तो इस चीज बी का मतलब ये है, ये वाली सारी चीज तो बी में ये भी तो आ गया ना बेटा। यहाँ पे भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, अगर यहीं पे भी 15 लिख रहे तुम, 15 और 5 20, ये भी तो ऐड होगा ना फिर उसके साथ। तो देखो ये हमारे पास अगर हम करेंगे एन बी, ये कितना हो गया 15, तो 50 माइनस के 15 35 ऐसे होगा। क्वेश्चन वो हमारे पास सही नहीं है, ये वाली वैल्यू ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये एन सी गलत लिखा हुआ, ये सी है नहीं इसमें यहाँ पे, तब आंसर आएगा। यहाँ पे अब हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 ये हो गया और 20 ये हो गया, 50 होगा, ऐसे होगा। इस फॉर्मूले से निकलेगा, वो एक्स्ट्रा में लिखा गया होगा कि तो ऐसे ये ए की वैल्यू 20 है, ये यूनियन है इनकी 50 है, और इंटरसेक्शन 5 है, तो बी की वैल्यू हमें निकालनी इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो है बेटा इस तरह से होता है। जैसे हमारे पास अगर हमने कहा जब भी वेन डायग्राम आप बनाओगे, वेन डायग्राम को बनाने के लिए ध्यान से चीज़ें देखनी। अगर कॉमन कुछ भी चीज़ आ रहा, ए में अगर 20 है, पहले सबसे पहले इंटरसेक्शन वाली चीज़ को फिल करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 रख लिया। अब ये 5 ए और बी दोनों के लिए होगी, तो ए में से भी 5 घटेगा, ये वाला पार्ट ए माइनस बी का रह गया ना, इधर वाला जो बचा हुआ है, यानी ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। टोटल ए का 20 था, 5 बी में चला गया तो 15 बचा यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्या है, ये ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी में 15 हो गया।
ये b माइनस ए हो गया, तो b का वो पार्ट जो a में नहीं है, तो a में 5 हटा देंगे यहाँ पे, बाकी हमारे पास 30 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं, यूनियन जब हम करते हैं तो a को अगर हम देखें a में टोटल कितना है, a में टोटल हमारे पास अगर a की बात करेंगे b है, 20 है, और b में टोटल कितना है, b में टोटल है हमारे पास 35। ठीक है, तो b की वैल्यू टोटल 35 होगी, a की वैल्यू टोटल 20 होगी, तो ये तो 55 हो गया। तो तभी तो हम माइनस करते हैं, एक बार 5 को और माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला 5 आपने इसके साथ भी जोड़ लिया, इसके साथ भी जोड़ लिया, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख के इसमें से भी माइनस करे जाते हैं और यहाँ से माइनस करा जाता है। अब देखो इसी तरह का वेन डायग्राम के थ्रू हम ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि लेट द स्टूडेंट हु लाइक्स टेबल टेनिस बी 12। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें कुछ बच्चे हैं जो टेबल टेनिस को पसंद करते हैं, वो 12 हैं। ठीक है, दी वन हु लाइक्स लॉन टेनिस को 10 करते हैं, दोज हु लाइक ओनली टेबल टेनिस वो 6 है, और देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली लॉन टेनिस आर एज्यूमिंग देयर आर टोटल 16 स्टूडेंट। ये आपको बताना है कि टोटल 16 स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो केवल लॉन टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वो बने हैं, सेट बन रहे। एक टेबल टेनिस का है, तो उसको मान लिया हमने टी से डिनोट कर लिया। एक लॉन टेनिस का है, उसको हमने जो है एल से डिनोट कर लिया। और क्योंकि दोनों भी हैं इसमें, तो कॉमन भी हमने ले लिया। इसने कहा कि टेबल टेनिस को यानी एन ऑफ टी की बात करी इसने 12 है। ठीक है, और ऐसे जो हमारे पास लॉन टेनिस को करते हैं वो 10 है, यानी एन ऑफ एल जो है वो 10 है। अब ये कह रहा हुज लाइक ओनली टेबल टेनिस। ओनली टेबल टेनिस मतलब वो लॉन टेनिस को नहीं करते। ठीक है, यानी टेबल टेनिस के वो स्टूडेंट जो लॉन टेनिस को नहीं करते, ओनली की बात करी गई है, वो 6 है। तो ओनली वाला एरिया तो ये है, ये हो गया हमारे पास 6 का। ठीक है, और टोटल कितने थे टेबल टेनिस में, 12 थे, तो 6 कहाँ जाएंगे, 6 दोनों को पसंद करने वाले होंगे। लॉन टेनिस में टोटल 10 हैं, 10 में से 6 इधर आ गए, तो 4 बच गए यहाँ पे। लॉन टेनिस में 4 बच गए। टोटल स्टूडेंट कितने, देखो 16 ही होंगे टोटल। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 16, 12, 4, 16, टोटल 16 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से वेन डायग्राम से हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाना आ गया आपको, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं, डायग्राम को अच्छे से समझ लो और हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से देखो एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं हम वेन डायग्राम के थ्रू ही। मान लिया एक क्लास है, उसमें 200 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो है 200 है। है। ठीक है, अब उनमें से मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो मान लिया 120 हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, वो मान लिया 50 हैं। कुछ बच्चे मैथ्स एंड कॉमर्स दोनों चीज़ पढ़ते हैं, वो बच्चे मान लिया 30 हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है ऐसे बच्चे जो केवल मैथ ही पढ़ें, कॉमर्स ना पढ़ें, तो ओनली मैथ वाले बताओ कितने होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ओनली कॉमर्स वाले बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, तो ऐसे बताने जो मैथ या कॉमर्स पढ़ते हो। ठीक है, तो मैथ्स और कॉमर्स वो कितने हैं, ऐसे बताने हैं। तो देखो कॉमन की बात हो रही, तो हम वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेन डायग्राम हमने बना लिया, एक मैथ का और एक कॉमर्स का। पहले कॉमन वाली चीज़ लिख लो,
कॉमन है 30। ठीक है, अब इसने कहा मैथ वाले 120 हैं, 120 में से 30 तो इधर आ गए, बचे 90। ठीक है, कॉमर्स वाले 50 हैं, 30 इधर आ गए, यहाँ पे बचे 20। तो इसका आंसर ओनली मैथ का क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, 20 हो गया। जो मैथ या कॉमर्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं बताओ। 30। 30। मैथ या कॉमर्स की बात करी उसने, ये नहीं कहा दोनों पढ़ रहे, जो मैथ पढ़ रहे हो या कॉमर्स पढ़ रहे हो। सर 110। भाई टोटल देख लो इसमें कितने हो गए, इन दोनों की बात करके इन तीनों को ऐड कर दो ना, सिंपल सी बात। ये सारे के सारे बच्चे जो यहाँ लिख रहे हैं वे सब मैथ या कॉमर्स वाले ही तो है, जो मैथ पढ़ रहे या कॉमर्स पढ़ रहे यही हैं सारे के सारे। तो सिंपल सी बात है, 90 + 30 + 20 प्लस हो जाएगा। 140 हो गई। सारी तो पढ़ रहे हैं मैथ और कॉमर्स, 140 है। बाकी जो हमारे पास 60 बच्चे होंगे वो कुछ और पढ़ रहे होंगे स्कूल में, इसने इतनों की बात करी यहाँ पे बस। तो सारे ऐड कर दिए, ये भी पढ़ रहे, ये मैथ पढ़ रहा, ये कॉमर्स पढ़ रहा, ये मैथ या कॉमर्स कुछ भी पढ़ रहा, दोनों ही पढ़ रहा। तो हमें मैथ या कॉमर्स की बात करनी, तो 140 हो गया। तो वेन डायग्राम में ना फॉर्मूला लगाना ना कुछ करना, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है इन क्वेश्चंस की आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सब क्वेश्चंस की। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस किस तरह से करे जाते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूले ही हैं, उसके बेस पे ही होते हैं। और सर हाँ, इसमें 30 माइनस नहीं होगा, वो मैथ्स और कॉमर्स दोनों ही पढ़े ना 30 तो। देखो मैथ और कॉमर्स का मतलब है यूनियन ही तो हो गया इन दोनों का। हाँ जी सर। ठीक है, तो लगाओ यूनियन वाला फॉर्मूला क्या होता है, NA + NB माइनस के NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, बताओ मैथ वाले कितने हैं यहाँ पे, 120। 120। और ये कितने हैं, कॉमर्स वाले 50। दोनों वाले कितने, 30। 170 - 30 कितना हो गया, 140 हुआ या नहीं। फिर आप कह रहे ये 30 क्यों लगाया है, क्या पूछ रहे थे, 30 माइनस होना चाहिए। माइनस यहाँ पे होगा जब हम दोनों में ऐड कर लेंगे, हमने तो दोनों 2 बार ऐड थोड़ी करा है इसमें, यहाँ पे अलग अलग लिया, ये अलग वाला था। तो 2 फॉर्मूले बताए ना, ये वाला हमने कैसे, एक फॉर्मूला आपको ये बताया था A यूनियन B = ये बताया था ना NA - B प्लस के NB - A प्लस के NA इंटरसेक्शन B, ये बताया था। ठीक है, उसमें तो तीनों प्लस ही करते थे, यही तो करा। ये क्या है, A - B है, ये क्या है, B - A है, और ये क्या है, इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B। तो इन तीनों को तो ऐड करेंगे ना, तो इस वाले फॉर्मूले से किया हमने। ठीक है, नोट कर लो।